हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों। जो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 1 पढ़ाने वाला हूँ, वो भी चैप्टर 1 में एक्सरसाइज हम लोग 1.1 देखने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल न्यू एनसीईआरटी जो आप लोगों का लागू हुआ है इस समय, न्यू एनसीईआरटी से मैं आप लोगों का पूरा किताब पढ़ाने वाला हूँ। आप देख सकते हो न्यू एनसीईआरटी है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारे कुछ टॉपिक यहाँ पे कट चुके हैं, उनको मैं साइड कर कर न्यू जो किताब आप लोगों का है उस किताब से पूरे के पूरे हम क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। और आज की इस वीडियो में हम लोग वन शॉर्ट वीडियो देखने वाले हैं, और आज के वन शॉर्ट में हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 को पूर्ण रूप से हम लोग अच्छे तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और यहां से आप लोगों को डेली से डेली नोट्स बनाना है, पूरा का पूरा मैथ आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। और आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 जो है बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न यहां से स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा हुआ है। पहला प्रश्न इसने बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मेरे प्यारों बच्चों, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो आपको जितनी भी संख्याएं देख रही हैं 140, 156, 3825, 5005 और 7429, 5 क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं। इन संख्याओं को हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। बिल्कुल सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम लोग देखिए पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 140 को। अब यहां मैं नोट करता हूं पहला। अब 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे। क्वेश्चन क्या हमारे पास 140, 140 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 140 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो देखिए तोड़ने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप 2 से कटाओगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटाओगे, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से कटाओगे, 5 से कटाओगे। इसी तरह आपको अनंत तक जाना है। किसी न किसी संख्या से जरूर कटेगा। कोई संख्या अगर नहीं कटेगी तो वो खुद से कटेगा, लेकिन कटेगा जरूर, इतना बात आप याद रखिए। तो सबसे पहले हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। देखें 2 से कटता है कि नहीं, तो बिल्कुल 2 से कट जाएगा। 2 साते 14 और यहाँ पे 0, मतलब 70 बार में कट जाएगा। इसके बाद फिर देखेंगे 2 से कट जाएगा कि नहीं, बिल्कुल कट जाएगा। 2 तिहाई 6, 1 बचा और 0 हो गया। 10, 2 पांचे 10, 35 दूना के 70, कट गया। इसके बाद देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, 2 के पहाड़े में 35 नहीं आता है, 2 से 35 नहीं कटेगा। 3 से बात करें, 3 से नहीं भी कटेगा। अब डायरेक्ट किससे कटेगा, 5 से कटेगा, क्योंकि 5 सात कितना होता है 35, और 7 एकम क्या होता है 7, यह 7 जो है वो 7 से कटेगा। बिल्कुल। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अब इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसे हम लोग कैसे नोट करेंगे, इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे 140 बराबर। अब यहाँ पे देखिए 2 कितने बार आया है, 2 बार। 2 कितने बार आया है, 2 बार आया है। तो हम लोग लिखेंगे 2 पे पावर 2। इसके बाद गुणा 5 एक बार आया है तो हम लिखेंगे 5 पे पावर 1। इसके बाद 7 एक बार आया है तो इसे लिखेंगे 7 पे पावर 1। ठीक है। पावर 1 नहीं लिखोगे तभी भी काम चलेगा, क्योंकि एक पावर छिपा रहता है। ठीक है, लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब ये आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या हुआ, टूट गया। इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन को करना है। पहला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया 140 को। इसी प्रकार अगर दूसरा करना है तो दूसरा भी सिंपल है। देखिए दूसरा पार्ट हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। दूसरा है आपका 156। तो यहाँ नोट करेंगे 156। फिर वही काम करेंगे, हम लोग 2 से पहले कटाएंगे। 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटाएंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से कटाएंगे। इसी तरह हम लोग कटाते चलेंगे आगे। ठीक है, किसी न किसी से जरूर कटेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग 2 से कटाते हैं, देखते हैं 2 से कटेगा कि नहीं। बिल्कुल 2 से कट जाएगा। 2 साते 14, 2 आठे 16, 78 बार में कट जाएगा। इसके बाद ये भी 2 से कट जाएगा। 2 तिहाई 6 और 2 नवा 18, 39 बार में आपका यह बिल्कुल कट जाएगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 13 बार में कट गया। और 13 जो है आपका खुद से कटेगा, 13 से ही कटेगा। ठीक है, अब कट गया। इसे हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे 156 बराबर। अब देखिए यहाँ पे 2 कितने बार है, तो 2 जो है 2 बार आया है। तो इसे लिखेंगे 2 पे पावर 2 गुणे 3 एक बार आया है।
तो 3 पे पावर 1 लिखिए या आप 3 लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक पावर छिपा रहता है। 13 भी एक बार आया है तो 13 आप लिख सकते हैं, या तो 13 पे पावर 1 लिख सकते हो, क्योंकि एक यहाँ पे छिपा रहता है, तो लिख दोगे तभी सही है, नहीं लिखोगे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये आपका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में टूट गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए यहाँ पे जितनी भी संख्याएं आपको देख रहे होगा वो सब अभाज्य संख्या है। देखिए 2, 3, 13 ये सब अभाज्य संख्या है। यहाँ पे भी देखिए 2, 5, 7 ये सभी अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार अब हम लोग तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। तीसरा पार्ट क्या है? 3825। ठीक है, चलिए तीसरा पार्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। देखिए तीसरा पार्ट को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 3825 से लिखेंगे 3825। ये भी बहुत सिंपल है। देखिए इसको भी हम लोग कटाएंगे। अब 3825 है मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा। 3 से कटाएंगे तो 3 एकम 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी के 6, 2 बचा 22 हो जाएगा, 3 साते 21, फिर 15 हो जाएगा, 3 पांचे 15, 1275 बार में कटेगा। इसके बाद 1275 किससे कटेगा मेरे प्यारे बच्चों? ये 3 से कट सकता है, तो ये हो जाएगा 3 चौको 12, और ये हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 3 पांचे 15, 425 बार में क्या हुआ? कट गया। अब यह 425 किससे कटेगा? 5 से कटेगा, तो लिखेंगे 5 वाटे 40 और 5 पांचे 25, 85 बार में कटेगा। फिर यह 85 5 से कट सकता है, 5 एकम 5, और यहाँ पे हो जाएगा 5 साते 35, 17 बार में कटेगा। अब ये जो 17 आ गया, 17 जो है सिर्फ 17 से ही कटेगा, तो 17 को हम लोग 17 से काट देंगे। अब यह आप लोगों का 1 आ गया, मतलब पूर्ण रूप से कट गया। अब इसे हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है, तो लिखेंगे यहाँ पे ऐसे 3825 है, तो लिखेंगे 3825 बराबर। अब देखिए 3 कितना बार आया है? 3 जो है 2 बार आया है, तो इसे लिखेंगे 3 पे पावर 2 गुणे 5 भी यहाँ पे 2 बार आया है, तो लिखेंगे 5 पे पावर 2 और गुणे 17 एक बार आया है, तो आप इसे सिर्फ 17 लिखिए या 17 पे पावर 1 लिखिए, दोनों बात एक ही है। ये भी आप लोगों का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में टूट गया। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला पार्ट देखेंगे। अगला पार्ट है यहाँ पे चौथा, 5005। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या था मेरे प्यारे बच्चों? चौथा। तो यहाँ लिखेंगे चौथा क्या था? 5005 था, तो लिखेंगे 5005। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग किससे कटाएंगे? 2 से तो कटेगा नहीं ना, तो ये आप लोगों का 3 से कटेगा, 5 से कटेगा डायरेक्ट। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, फिर 0, फिर 0, फिर 5 एकम 5, 1000 एक बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसके बाद अब किससे कटेगा? यह 7 से कटेगा। 7 से कटेगा, 7 एकम 7 और 3 30 हो गया, 7 चौक 28, फिर 2 21 हो गया, और 7 त्रिक 21, 143 बार में कट जाएगा। इसके बाद 143 किससे कटेगा? 11 से कटेगा। कटाएंगे इसको, 11 एकम 11 और 11 तिहाई 33, 13 बार में कट जाएगा। और ये जो 13 है, तो 13 तो आपका 13 से ही कटने वाला है। 1 आ गया बिल्कुल। अब हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? तो लिखेंगे 5005 बराबर। अब देखिए 5 एक बार आया है तो 5 लिखेंगे, 7 भी एक बार आया तो 7 लिखेंगे, 11 भी एक बार आया तो 11 लिखेंगे, और 13 भी एक बार आया है तो हम लोग 13 लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं। ये आपका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में टूट गया। इसमें जितनी भी संख्याएं आपको दिख रही होंगी सभी अभाज्य संख्या दिख रहा होगा। 5, 7, 11, 13। क्लियर है? चलिए एक पार्ट और था, पांचवा, 7429। ठीक है, तो 7429 को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे पांचवा पार्ट आपका है 7429। नोट करते हैं, 7429 है। देखिए 7429 को कैसे कटाएंगे? देखिए सबसे पहले ये जो 7429 है मेरे प्यारे बच्चों, ये डायरेक्ट किससे कटेगा? 17 से कटेगा। किससे कटेगा? 17 से कटेगा। अब 17 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का, 17 से जब आप कटाओगे तो 437 बार में कटेगा। कितनी बार में? 437 बार में कटेगा। इसके बाद ये जो 437 है, इससे अब ये कटेगा 19 से। 19 से जब कटाओगे तो ये आपका कितना बार कटेगा? 23 बार में कटेगा। इसके बाद ये जो 23 है, यह 23 जो है वो 23 से कटेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए मैं डायरेक्ट बता दिया। अब आपको कैसे मालूम चलता है? पहले 2 से कटाओगे, फिर 3 से कटाते, फिर 4 से कटाते, फिर 5 से कटाते, इस तरह कटाते कटाते आप 17 तक आते, तब तो आपको मालूम चलता कि कटता
तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता दिया कि 17 से कटेगा, फिर 19 से कटेगा, फिर 23 से कटेगा। फिर इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, यह है 17,429 है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग लिख देंगे। देखिए 17 भी आपका एक बार आया है तो इसे लिखेंगे 17, 19 भी एक बार आया तो लिखेंगे 19, और 23 भी एक बार आया तो लिखेंगे 23। ये आपका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में टूट गया। अब मेरे प्यारों चीज इसमें 5 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर पहला में 5 पार्ट आपको दिया था, पांचों पार्टों को मैंने सॉल्व कर दिया, 140 को भी, 156 को भी, 3825 को भी, 5005 को भी, और 7429 को भी, पांचों को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे बोला है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच की दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ गुणे एलसीएम है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यह है कि आपको जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं, पहले इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, फिर जांच करना है कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो उसके एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है कि नहीं होता है। क्वेश्चन में यह पूछा है, यहाँ पे लिखा है जांच कीजिए, यहाँ पे होना चाहिए जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है या नहीं। तो चलिए बिल्कुल आसान है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लोग पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। देखिए पहला पार्ट क्या है, दिया है यहाँ पे कि 26 और 91, क्या दिया हुआ है 26 और 91। पहले इनका हम अलग अलग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, फिर जांच भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए इन्हें हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 26 को पहले तोड़ लेते हैं। 26 को तोड़ेंगे, सबसे पहले हम लोग 2 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो 13 दूनी की 26, 13 से कट जाएगा। और आपको मालूम चला होगा कि 13 जो है 13 से ही कटता है। इसी प्रकार इधर हम लोग 91 को भी हम लोग तोड़ लेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 91 है, तो 91 किससे कटेगा, 7 से, क्योंकि 13 7 91 होता है, 13 बार में कट जाएगा। अब जो 13 है वो 13 से ही कटता है। अब इसे हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया। तो सबसे पहले हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे, जैसे 26 है और इधर आपका 91 है। तो 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 26 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 2 एक बार है तो 2, 13 भी एक बार है तो 13 लिखेंगे। इसी तरह 91 क्या है 7, और गुणे क्या है 13 है। ठीक है, अब ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट गया। अब हम क्या करेंगे, इसका पहले एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे। देखिए एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ निकालने का तरीका यह है कि दोनों में जो कॉमन है उसको लीजिए और सबसे कम घात लीजिए। तो दोनों में कॉमन क्या है, 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, तो हम लोग क्या ले लेंगे 13 ले लेंगे। सबसे कम घात क्या है, सबसे कम घात एक ही है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही 13 होगा। तो एचसीएफ कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 13 आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एचसीएफ कितना आ गया, 13 आ गया। इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम क्या है, एलसीएम अगर निकालना होगा तो एलसीएम का नियम ये कहता है कि जितनी भी अभाज्य संख्या है सारी अभाज्य संख्या ले लो। तो अभाज्य संख्या क्या दिख रहा है आपको, 2 7 और 13, तीन ही अभाज्य संख्या दिख रहा है ना। तो आप 2 लोगे, इसके बाद 7 लोगे, इसके बाद आप 13 लोगे। तीन अभाज्य संख्या था, तीनों हमने यहाँ पे ले लिया। और सबसे बड़ी घात लेते हैं, तो 2 की सबसे बड़ी घात तो सिर्फ 2 ही है तो 2 ही लूंगा। 7 की सबसे बड़ी घात 7 है तो हम लोग क्या लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 7 ही लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें 13 की, तो 13 की सबसे बड़ी घात क्या है, 13 ही है, क्योंकि देखिए 13 पे एक पावर यहाँ पे छिपा होता है, एक पावर यहाँ पे भी छिपा है आपका। तो 13 की सबसे बड़ी घात क्या है, एक ही है, तो हम लोग 13 ही लेंगे। इसके बाद देखिए जब इसे गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2 7 14 और गुणे 13। जब हम लोग यहाँ पे 14 और 13 को गुणा करेंगे मेरे प्यार बच्चों, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 182। कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। ये आ गया आपका मेरे प्यार बच्चों एलसीएम आ गया। तो एलसीएम कितना आ गया 182, और एचसीएफ कितना आ गया मेरे प्यार बच्चों 13 आ गया। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों तो मैंने यहाँ पे क्या किया, निकाल दिया। अब जांच करने के लिए भी बोला था, तो चलिए जांच कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए जांच कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जांच। जांच के लिए बोला था कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर होना चाहिए उसके एचसीएफ और गुणे एलसीएम के। ठीक है, मतलब जांच के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या बोला था कि दोनों संख्याओं दोनों
संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं के गुणनफल बराबर होना चाहिए उसके एलसीएम गुणे एचसीएफ के, यह जांच करना है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या कौन कौन सी है, एक 26 है और एक 91 है। तो एक संख्या को हम लोग 26 लिख देते हैं और गुणे 91, यह हो गया दोनों संख्याओं का गुणनफल, बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम कितना आया है 182 और एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आपका 13 आया है। देखिए क्या दोनों बराबर होते हैं, तो देखिए 26 का गुणा जब आप 91 में करोगे तो ये आ जाएगा 2366, बराबर 182 का गुणा जब आप 13 में करोगे तो सेम इतना ही आएगा, 2366 आएगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने जांच कर दिया कि बिल्कुल दोनों मान क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर हो रहा है। तो हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया, उसका जांच भी बोला था तो हमने जांच भी करके दिखा दिया आप लोगों को। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यह पहला पार्ट बिल्कुल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब बारी आती है किसकी, दूसरे पार्ट की। अब दूसरा क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे 510 और 92। चलिए दूसरा पार्ट क्या था, 510 और 92। तो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, यह हो गया आपका दूसरा पार्ट। यहाँ पे नोट कर देता हूँ 510 और 92 था, तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ क्वेश्चन को 92। तो 510 और 92 यही था, बिल्कुल। इन्हें हम लोग पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, फिर जांच भी करेंगे इसका, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए पहले हम लोग इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो पहले हम लोग किसको तोड़ेंगे, 510 को तोड़ेंगे, ठीक है। तो 510 को अगर हम तोड़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग 2 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी के 4 और 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10, 255 बार में कट जाएगा। इसके बाद 3 से कटाएंगे, 3 बाटे 24 और 3 पाँचे 15, 85 बार में कट जाएगा। इसके बाद यह 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा कितने बार में, 17 पाँचे 85 होता है, बिल्कुल 17 बार में कट जाएगा। और यह 17 तो आपका 17 से ही कटने वाला है, ये बात तो आपको जानते हैं। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, 92। तो 92 को भी हम लोग तोड़ देते हैं। तो 92 किससे टूटेगा, 2 से तो कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 छके 12, 46 बार में कटेगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 23 बार में। और 23 तो 23 से ही कटने वाला, ये बात आपको भी जानकारी होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इसको इस तरह कि 510 दिया है तो लिखेंगे 510 बराबर, नीचे 92 दिया तो लिखेंगे 92 बराबर। 510 को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 510 को देखिए लिखेंगे 2 एक बार है तो लिखें 2 पे पावर 1। इसके बाद 3 एक बार है तो 3 पे पावर 1, 5 एक बार है तो 5 पे पावर 1, 17 एक बार है तो 17 पे पावर 1। एक एक नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक छिपा रहता है, ठीक है। इसके बाद 92, तो 92 में देखिए 2 दो बार आया है तो इसको हम लिखेंगे 2 पे पावर 2 गुणे 23 एक बार आया है तो 23 पे पावर 1, बिल्कुल सही। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे सबसे पहले एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का नियम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एचसीएफ का नियम ये कहता है कि जो दोनों में कॉमन हो उसको लीजिए, सबसे कम घात लीजिए। तो देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो हम क्या लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लेंगे 2। हमने क्या लिया, यहाँ पे 2 लिया, लेकिन सबसे कम घात तो 2 पे पावर 2 है, यहाँ पे 2 पे पावर 1 है। सबसे कम घात क्या है, 2 पे पावर 1 है, तो 2 पे पावर 1 लिखेंगे। तो 2 पे पावर 1 का मतलब होता है 2, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम का नियम क्या कहता है, एलसीएम के नियम ये कहता है कि सभी अभाज्य संख्या को ले लो, जितनी भी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या है, 2 3 5 17 23। तो हम लोग 2 को भी लेंगे, 3 को भी लेंगे, 5 को भी लेंगे, 17 को भी लेंगे और 23 को भी लेंगे। फिर नियम क्या कहता है कि आपने तो सभी अभाज्य संख्या ले लिया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी घात लीजिए। तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2, तो 2 पे पावर 2 हमने ले लिया। 3 का सबसे बड़ी घात क्या है, 3 पे पावर 1 ही है। 5, 5 पे पावर 1 ही है। 17 भी सबसे बड़ी घात 1 ही है। 23 का भी सबसे बड़ी घात 1 ही है। मतलब इसको तोड़ोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे तो यह 4 आ जाएगा, और 3 पे पावर 1 का मतलब 3, ये भी 5 और ये भी आपका 17 ही, अब ये भी आपका कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों इन सब की क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। जब इन सब की क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपको देखने को मिलेगा 23,460। 23,460 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपका एलसीएम आ गया। तो 23,460 एलसीएम आ गया और 2 जो है आपका एचसीएफ आ गया, बिल्कुल सही। अब आपको करना क्या होगा, जांच।
तो बिल्कुल हम लोग जांच करेंगे। जांच, यहाँ लिखेंगे जांच। जांच के लिए मेरे प्यारे बच्चों वो फार्मूला आपको लिखना जरूरी है। फार्मूला क्या था? दोनों संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फार्मूला को कि संख्याओं दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम, यह नियम कहता है। तो चलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या कौन कौन सी हैं? एक तो आपका 510 है और गुणे एक संख्या है आपका 92। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ कितना है? 2 और एलसीएम आया है आपका 23,460 आया है। गुणा करके देख लीजिए। तो 510 में जब आप 92 का गुणा करोगे तो 46,920 आएगा। कितना आएगा? 46,920 आएगा। गुणा करके देख लेना। इसी तरह 23,460 में 2 को गुणा करोगे तो सेम इतना ही आएगा, 46,920। ठीक है, तो 46,920 इधर भी आ गया, 46,920 इधर भी आ गया, मतलब बिल्कुल बराबर हो गया मेरे प्यारों चो। मतलब जांच भी हम लोगों ने करके दिखा दिया। तो इसी तरह आप लोगों को हल करना है। तो दूसरा पार्ट भी हमने मेरे प्यारों चो सॉल्व कर दिया। देखिए दूसरा पार्ट भी हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर दिया। अब बारी आती है किसकी? तीसरे पार्ट की। क्या है? 3,336 और सॉरी 336 और 54। 336 और 54 का हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और फिर जांच भी इसका करेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा पार्ट था, तीसरा पार्ट हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, इसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तीसरा पार्ट क्या था? 336 और 336 और 54, यही था, बिल्कुल सही। तो सबसे पहले हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो अब चलिए तोड़ लेते हैं। 336 है तो सबसे पहले 336 को हम लोग क्या करेंगे? तोड़ेंगे। 336 को अगर तोड़े तो ये 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2 और 2 छः के 12 और 2 8 16, 168 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 8 है 16 और 2 चौक को 8, 84 बार में कट गया। इसके बाद फिर 2 से कटाएंगे, 2 चौक को 8, 2 दूनी के 4, 42 बार में कट गया। फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 21 बार में। अब 21 तो 3 से कट सकता है, 3 साते 21 और 7 तो 7 से ही कटने वाला है। क्लियर है? चलिए 54 की अगर हम बात करें तो 54 की अगर हम बात करें मेरे प्यारों, 54 को कटाइए। 2 से कटाओगे तो 2 दूनी के 4, 2 साते 54, 27 बार में कट गया। 3 से कटाएंगे तो 3 9 27, फिर 3 से कटाएंगे तो 3 3 9, फिर 3 से कटाएंगे तो 3 एकम 3, बिल्कुल सही। चलिए इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे इसको कैसे कि 336 बराबर और नीचे लिखेंगे 54 बराबर। 336 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए 336 में देखिए 2 कितना बार आया? 2 जो है 4 बार आया है, तो इसको लिखेंगे 2 पे पावर 4 गुणे 3 एक बार आया है तो 3 पे पावर 1, 7 एक बार आया है तो 7 पे पावर 1। क्लियर है? इसी प्रकार इधर देखिए 54 को, तो 54 में 2 एक बार आया है तो 2 पे पावर 1, 3 जो है 3 बार आया है तो 3 पे पावर 3 लिख देंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे? एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या कहता है कि जो दोनों में कॉमन मिले। तो कॉमन क्या है? एक 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो एक तो 2 कॉमन हो रहा है, एक आपका 3 कॉमन हो रहा है, लेकिन सबसे कम घात। तो 2 की सबसे कम घात क्या है? 2 पे पावर 1 है तो 2 पे पावर 1। 3 की सबसे कम घात क्या है? 3 पे पावर 1 तो 3 पे पावर 1। तो 2 पे पावर 1 का मतलब 2 और 3 पे पावर 1 का मतलब 3, तो 2 तिहाई 6। 6 जो आया मेरे प्यारे बच्चों वो आपका क्या आ गया? एचसीएफ आ गया। इसी प्रकार अगर एलसीएम की बात करें तो चलिए एलसीएम भी निकाल देते हैं। तो एलसीएम क्या कहता है कि जितनी भी अभाज्य संख्या है सबको ले लो। तो एक तो 2 3 7, 3 ही अभाज्य संख्या दिख रही है। एक तो 2, इसके बाद 3, इसके बाद 7। फिर क्या कहता है नियम की? सबसे बड़ी घात लीजिए। तो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है? 4, तो 2 पे पावर 4 ले लेंगे। 3 का सबसे बड़ी घात क्या है? 3 पे पावर 3 है तो 3 पे पावर 3 ले लेंगे। 7 का सबसे बड़ी घात क्या है? 7 पे पावर 1, तो 7 पे पावर 1 ले लेंगे। अब देखिए 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 का मतलब क्या होता है? 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, कितना आ जाएगा? 16। और 3 पे पावर 3 मतलब 3 तिहाई 9, 9 3 27, और 7 पे पावर 1 का मतलब क्या होता है? 7। अब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 3024 देखने को मिलेगा। 3024, 3024 जो है मेरे प्यारे जो एलसीएम आ गया, और 6 जो है आपका एचसीएफ आ गया। जांच भी करना है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल चलिए जांच करके दिखा देता हूं मैं आप लोगों को।
चलिए जांच के लिए आपको यहाँ पे हेडिंग डालना पड़ेगा जांच। यहाँ पे स्पेस है, मैं लिख देता हूं यहीं पे। जांच के लिए सूत्र क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो आपको लिखना पड़ेगा इसके नीचे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, मैं फार्मूला लिख देता हूं, यहां लिख लीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। यही नियम था ना, बिल्कुल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब एक संख्या तो 336 था और दूसरी संख्या क्या था, 54 था, बराबर एचसीएफ कितना है, 6, और एलसीएम कितना है, 3024 आया मेरे प्यारों बच्चों। गुना करके देख लीजिए, तो 336 का गुणा जब 54 में करेंगे आप तो 18,144 देखने को मिलेगा। इसी तरह 3024 का गुणा जब 6 में करोगे तो ये भी आपका 18,144 देखने को मिलेगा। तो दोनों चीज आपका बराबर आ गया, मतलब मेरे प्यारों बच्चों जांच भी आप लोगों का हो गया। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर दूसरे में 3 पार्ट था और तीनों पार्टों को मैंने क्या कर दिया, बिल्कुल डिटेल में सॉल्व कर दिया, बस आपको नोट करना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभी मेरे प्यारे बच्चों हमने बताया कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, बिल्कुल आसान है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें भी 3 क्वेश्चन दिया गया है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 का आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो बिल्कुल निकालने का तरीका क्या है कि पहले इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए। तो हम लोग सबसे पहले किसको तोड़ेंगे, 12 को। तो 12 को तोड़ोगे तो 2 से कट जाएगा, 2 6 के 12, 2 से कटा दीजिए, 2 3 6, और 3 जो है 3 से ही कटने वाला है, बिल्कुल सही। चलिए इसी प्रकार 15 को भी तोड़िए, तो यहाँ 15 को तोड़ लेते हैं। जब 15 को आप तोड़ोगे तो आपका 15 जो है 3 से कटेगा, 3 5 15, और यह 5 आ गया तो 5, तो 5 से कटने वाला है, बिल्कुल सही। इसी प्रकार 21 है, तो 21 को तोड़ लीजिए। 21 को जब आप तोड़ोगे तो 3 से कटाओगे, तो 3 7 21 और 7 एकम 7, तीनों को आपने तोड़ दिया, बिल्कुल। अब तीनों को अलग अलग लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे किसको, 12 को, इसके नीचे किसको लिखेंगे, 15 को, इसके नीचे फिर किसको लिखेंगे, 21 को लिखेंगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 12 को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 2 बार आया है तो लिखेंगे 2 पे पावर 2, और 3 एक बार है तो 3 पे पावर 1 लिखेंगे। इसी प्रकार 15 को, तो 15 में क्या है, 3 एक बार है तो 3 पे पावर 1, और 5 भी एक बार है तो 5 पे पावर 1। 1 नहीं लिखोगे तभी चलेगा क्योंकि पावर 1 छिपा रहता है। 21 क्या है, 3 पे पावर 1, और क्या है 7 है तो 7 पे पावर 1, इस तरह लिख देना है। लिखने के बाद एचसीएफ और एलसीएम दोनों की याद करना है। तो सबसे पहले हम लोग याद करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का नियम क्या कहता है, जो तीनों में कॉमन हो। अब 3 यहाँ पे दिया है तो तीनों में कॉमन आपको देखना है कि तीनों में कॉमन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो तीनों में कॉमन की अगर हम बात करें तो देखिए, तो तीनों में कॉमन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो हम 3 ले लेंगे और 3 की सबसे छोटी घात लेंगे। तो 3 की सबसे छोटी घात क्या दिख रहा है, 3 पे पावर 1 ही दिख रहा है, तो 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 1 का मतलब होता है 3। तो देखिए एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया। इसके बाद हम लोगों को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एलसीएम। जब एलसीएम की बारी आएगा तो एलसीएम का नियम क्या कहता है कि जितनी भी अभाज्य संख्या है सबको ले लो। तो एक तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो मैं 2 को भी लूंगा, फिर 3 को भी लूंगा, फिर इसके बाद 5 को भी लूंगा, इसके बाद 7 को भी लूंगा, फिर सबसे बड़ी घात ले लीजिए। तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 पे पावर 2, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 पे पावर 1, इसके बाद 5 की सबसे बड़ी घात क्या है, 5 पे पावर 1, 7 की सबसे बड़ी घात क्या है, 7 पे पावर 1। अब इसको क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 2 का मतलब 4, और 3 पे पावर 1 का मतलब 3, 5 पे पावर 1 का मतलब 5, 7 पे पावर 1 का मतलब 7, ठीक है। तो 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, तो देखिए 4 3 12, और 12 5 कितना होता है 60, और 60 में तब 7 को गुणा करोगे तो 7 6 42, मतलब 420। मतलब एलसीएम कितना गया, 420, और एचसीएफ कितना गया, 3। पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हो गया आप लोगों का सॉल्व। देखिए पहला क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोगों का बिल्कुल समाप्त हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका 17 है, फिर कामा 23, इसके बाद है आपका
29। तो 17, 23, 29, ठीक है, यह क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसको मैं साइड करता हूं, अभी इसको लेके चलते हैं, ठीक है। 17, 23, 29 को लेकर चलते हैं। अब मेरे प्यारों जो सबसे पहले इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए 17 को तोड़ेंगे तो 17 तो सिर्फ 17 से ही कटेगा, तो ये हो जाएगा 17 एकम 17, क्लियर है। इसके बाद आता है 23, ठीक है। तो 23 को अगर हम तोड़े मेरे प्यारे बच्चों, तो 23 कैसे टूटेगा, देखिए 23 तो सिर्फ 23 से ही कटने वाला है, ये बात आपको भी मालूम है। तो 23 23 से कट गया। इसके बाद आया 29, 29 की अगर हम बात करें तो 29 भी आपका 29 से ही कटने वाला है, क्लियर है। चलिए अब इसको कैसे लिखोगे, इसे हम लोग लिखेंगे 17 बराबर, फिर नीचे लिखेंगे 23 बराबर, फिर इसके नीचे लिखेंगे 29 बराबर। अब 17 को क्या लिखेंगे, तो 17 पे पावर 1, 23 को क्या लिखेंगे, 23 पे पावर 1, 29 को क्या लिखेंगे, 29 पे पावर 1, क्योंकि सब अपने से ही कट रहे हैं। इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ, तो बिल्कुल लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ के नियम नियम क्या कहता है कि जो तीनों में कॉमन हो। तो मेरे प्यारों जो तीनों में कोई कुछ भी कॉमन दिख रहा है, नहीं। तो जिसमें तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा हो, तो वहां पे एक जरूर कॉमन होता है, क्योंकि हम सब में हम लोग यहाँ पे एक पे पावर एक का गुणा कर सकते हैं, एक पे पावर एक, इसमें भी आपका एक पे पावर एक छुपा रहता है मेरे प्यारों बच्चों। तो एक पे पावर एक जो होता है मेरे प्यारों बच्चों, वो सब में कॉमन होता है। तो एक पे पावर एक का मतलब हो गया एक, एचसीएफ एक। या ये कह सकते हो कि जो तीनों में कॉमन नहीं होता हो उसका एचसीएफ हमेशा एक आता है, क्लियर है। चलिए अब बारी आया किसका, मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम का। एलसीएम का नियम क्या कहता है, जितनी भी अभाज्य संख्या है सबको ले लो। तो अभाज्य संख्या एक तो 17 है, फिर इसके बाद 23 है, इसके बाद आपका 29 है, और सबकी बड़ी बड़ी घातें हैं, तो सबका पावर एक ही सबसे बड़ी घातें हैं। तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों गुणा कर लीजिए, 17, 23, 29, जब तीनों को गुणा करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11,339, क्या आ जाएगा, 11,339 मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा आपके एलसीएम, और एक आ गया आपका एचसीएफ। दूसरा पार्ट भी हमने यहाँ पे बिल्कुल सॉल्व करके दिखा दिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तीसरे पार्ट की तरफ। देखिए तीसरा तीसरा पार्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 8, 9, 25, इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए तो हम लोग यही सॉल्व कर देते हैं। देखिए तीसरा पार्ट है, तो यहाँ लिखते हैं तीसरा पार्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 8, 9, और इसके बाद आपका दिया हुआ है 25। तो 8, 9, 25, ठीक है। इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो बिल्कुल अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे इसको। सबसे पहले 8 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौक को 8, फिर 2 से कटाएंगे 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटाएंगे 2 एकम 2, इतना तो आपको मालूम ही है। इसके बाद 9 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, 3 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, फिर 3 से कटाएंगे तो 3 एकम 3। इसी प्रकार 25 को कटा लेते हैं, 25 को कटाओगे तो 5 से कटेगा, 5 5 25, और फिर 5 से कटाओगे तो 5 एकम 5, क्लियर है। चलिए अब मेरे प्यारों बच्चों इसको कैसे लिखोगे, 8, 9, 25, तीनों को आप नोट करो। 8 को आप क्या लिखोगे मेरे प्यारों बच्चों, 8 को लिखोगे 2, जो है कितने बार है, 3 बार है, तो इसको लिखोगे 2 पे पावर 3। इसके बाद 9 को क्या लिखोगे, 9 में आपका 3 जो है 2 बार है, तो इसको लिखोगे 3 पे पावर 2। 25 में 5 जो है 2 बार है, तो इसको लिखोगे 5 पे पावर 2। अब मेरे प्यारों जो इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, तो सबसे पहले आप एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ में क्या होता है कि जो तीनों में कॉमन होता है, अभी हमने पिछला सवाल में बताया कि जब तीनों में कुछ भी कॉमन न हो तो वहां पे एचसीएफ एक आता है मेरे प्यारों चो। और एचसीएफ एक क्यों आता है ये बात भी हमने बताया, क्योंकि यहाँ पे सब में एक पे पावर एक का गुणा जो होता है छिपा रहता है, सब में एक पे पावर एक पे पावर जो है मेरे प्यारों चो छिपा रहता है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, एक पे पावर एक, तो एक पे पावर एक का मतलब एक होता है, समझ गए आप लोग। इसके बाद एलसीएम की बात है, तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम बराबर क्या होगा कि सभी अभाज्य गुणनखंड संख्या ले लीजिए। तो एक तो आपका 2 है, 2 की बाद 3 है, 3 की बाद 5, ठीक है। और सबसे बड़ी घात लीजिए, तो 2 पे सबसे बड़ी पावर क्या है, 3, 3 पे सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, और 5 पे सबसे बड़ी पावर क्या है, 2। तो 2 पे पावर 3 का मतलब 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 3 पे पावर 2 का मतलब 3 तिहाई 9, 5 पे पावर 2 का मतलब आपका 5 5 25। तो 8, 9, 25 आ गया। अब 8, 9, 25 का आप गुणा करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 1800 आएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1800 आ जाएगा। अब यहाँ पे दिख रहा है नहीं आपको, बिल्कुल 1800 मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो 1800 एलसीएम आ गया, एचसीएफ जो है मेरे प्यारे बच्चों एक आ गया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीनों पार्ट मैंने सॉल्व करके दिखा दिया आप लोगों को, तीनों पार्ट, ये वाला भी, ये वाला भी, और ये वाला तो अभी जस्ट किया हूं। तो
क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीनों पार्ट खत्म। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरे प्यारों बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि HCF दिया हुआ है 306 और 657 का HCF 9 दिया हुआ है। मतलब दो संख्या है, एक 306 एक 657, इनका HCF 9 दिया है। तो कह रहा है कि इन्हीं दोनों संख्याओं का आप एलसीएम बताइए कि एलसीएम क्या होगा। तो मेरे प्यारों बच्चों बिल्कुल यह उसी फार्मूले पे आप लोगों का लगने वाला है जो फार्मूला अभी हमने बताया था आप लोगों को कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर। मैं लिख भी देता हूं, देखिए दोनों लिखेंगे, दोनों संख्याओं दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम। यह आपका फार्मूला था, ठीक है, इसी फार्मूले पे लगेगा। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो एक संख्या आपका मेरे प्यारों जो 306 है और एक संख्या आपका 657 है, बराबर HCF गुणे एलसीएम। मेरे प्यारों जो HCF तो आपको मालूम है कि HCF आपका 9 दिया हुआ है बिल्कुल, और आपसे पूछ रखा है एलसीएम कि एलसीएम आप बताइए कि एलसीएम क्या होगा। तो बिल्कुल मेरे प्यारों बच्चों देखिए, जब एलसीएम आप निकालोगे तो इधर आप एलसीएम को रहने दीजिए, इधर आपका क्या है 306 और गुणे आपका 657 बराबर। अब देखिए 9 गुणा में 9 को जब इधर भेजेंगे तो 9 जो है आपका किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और जब 9 से कटाओगे तो ये हो जाएगा 9 तिहाई 27 और 3 बचा 36, 9 चौको 36, मतलब 34 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों बचा क्या, इधर बचा 34 और गुणे 657 बराबर, इधर बच गया आपका एलसीएम। गुणा कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही एलसीएम कहलाएगा। तो गुणा करेंगे तो 22,338 आएगा, क्या जाएगा 22,338 बराबर एलसीएम। तो एलसीएम का ही मान पूछा था, एलसीएम कितना गया 22,338 आ गया, यही आपका आंसर हुआ। क्लियर है मेरे प्यार बच्चों, बिल्कुल आसान सा, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यार बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बोला इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इसका आंसर आप लिख पाओगे। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब मेरे प्यारों जो कोई भी प्राकृतिक संख्या जिसके लास्ट में अगर आपका 0 आता है, ठीक है, अब आप ही समझिए कि अगर आपका देखिए 10, फिर अगली संख्या 20, फिर 30, 40, यही वो संख्या है ना कि जो लास्ट में 0 आ रहा है। अब देखिए ये जो आपका 10 है, इसको आप क्या लिखोगे, 2 पे 2 गुणे 5, ये इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे आप 2 दूनी के 4, 4 पाँचे 20। इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 2 गुणे 2 तिहाई 6 और 6 पाँचे 30। इसको क्या आप लिखोगे 40 को कि 2 दूनी के 4, ठीक है, 2 चौको 8, 8 पाँचे 40, इसी तरह लिखोगे ना। अब आप चीज नोटिस कीजिए कि इसके लास्ट में भी 0 है, इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 0 है। जब इनका अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूं तो देखिए इसमें भी 2 गुणे 5 आ रहा है, इसमें भी आप देखोगे तो 2 गुणे 5 आ रहा है, इसमें भी आपका 2 गुणे 5 आ रहा है, इसमें भी आपका 2 गुणे 5 आ रहा है। देखिए 2 गुणे 5 आ रहा है ना, मतलब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जिसके लास्ट में अगर 0 पे कोई भी संख्या समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना अनिवार्य है, तभी वो संख्या 0 पे समाप्त हो सकती है, अन्यथा कभी नहीं हो सकती है। मतलब कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त हो रही है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जरूर से जरूर होगा, इस बात को आप मान लीजिए। तो आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, 6 पे पावर n। तो 6 पे पावर n है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 3 पे पावर n, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 पे पावर n गुणे 3 पे पावर n। अब देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 2 और 5 रहता तभी यह संख्या शून्य पर समाप्त होती, लेकिन 2 है 5 नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इतना फैक्टर करने के बाद लिखिएगा कि 6 पे पावर n, लिखिएगा 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, नहीं है। फिर लिखिएगा आगे, किसी भी
किसी भी प्राकृत संख्या, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर, शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। बस इसका आंसर यही है मेरे प्यार। जो इसी तरह इसका आंसर देना है, बस इतना ही आपको काम करना है। क्योंकि कोई भी संख्या अगर शून्य पे समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होगा। लेकिन यहाँ पे 6 पे पावर n है, 6 को जब हमने फैक्टर किया तो 2 गुणे 3 आया, तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो वही चीज हमने लिखा कि 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है। किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बस चलिए अब मेरे प्यार जो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है। प्रश्न नंबर 6 है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। अब मेरे प्यारों चो क्या आपको मालूम है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए भाज्य संख्या उसे कहते हैं कि ऐसी संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो। कम से कम जब उनका अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 या 2 संख्याओं से अधिक के रूप में टूटना चाहिए। कम से कम 2 संख्याओं के रूप में तो टूटना ही चाहिए, बाकी 2 से अधिक टूटे कोई दिक्कत नहीं है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या मतलब भाज्य संख्या बोलते हैं। या तो आप इस तरह भी कह सकते हो कि 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं के गुणनफल में लिखी जा सके उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे 2 संख्या दिया है। एक संख्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। एक संख्या इधर है और एक संख्या इधर आपको दिया हुआ है कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब बोला कि ये दोनों संख्या भाज्य है। क्यों भाज्य है ये बताना है कि आखिरकार ये भाज्य क्यों है, हम लोगों को यही बताना है। तो देखिए मेरे प्यारों जो कैसे हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए यह जो है इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 7 गुणे 11 गुणे 13, इसको मैंने एक कोष्टक में कर दिया और प्लस 13 को मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब यहां से हमने 13 को क्या कर लिया मेरे प्यार जो कॉमन ले लिया। जब 13 को इन दोनों में से कॉमन लोगे तो इधर बचेगा आपका 7 गुणे 11 और बीच में प्लस 13 इसमें से निकाल दिया आपने तो बचा यहाँ पे 1। तो ये हो जाएगा आपका 13 और इधर हो जाएगा 11 सते 77 और 77 में एक जोड़ोगे तो 78 हो जाएगा। अब कोष्टक को जब हटाओगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 13 गुणे 78। देखिए 2 संख्याओं के रूप में टूट गया, बिल्कुल मतलब ये भाज्य संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार इसको क्या करेंगे हम लोग, इसमें देखिए इधर आपका 5 है। ठीक है, तो देखिए इसको कोष्टक बंद कर देते हैं, ये अलग कोष्टक हो गया, ये आपका अलग कोष्टक कर दीजिए। 5 को कॉमन ले लीजिए, 5 को जब आप कॉमन लोगे तो हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में इधर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, जब यहाँ पे इसको हल करोगे तो देखिए जब इनका मल्टीप्लाई आपस में करोगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1008। कितना आ जाएगा 1008 और प्लस इधर आपका 1, तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणे 1008 और 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1009 हो जाएगा। ये भी आपका 2 संख्याओं के रूप में टूट गया। तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे कि यह संख्या भाज्य है। इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि यह संख्या 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है, क्योंकि इस संख्या के गुणनखंड संभव है। बस इतना लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6। इतना पहले कर लीजिएगा, इतना करने के बाद आप लिख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ मैं लिख भी देता हूं, यहाँ आप लिखिएगा चूंकि इस संख्या के, क्या लिखेंगे, चूंकि इस संख्या के, इस संख्या के अभाज्य, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड जो है वो क्या है, संभव है, संभव है। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए यह भाज्य संख्या है, इसलिए यह भाज्य संख्या है।
क्लियर है। इसी प्रकार देखिए ये भी आप लोगों का दो, मतलब यह गुणनखंड के रूप में, दो गुणनखंड के रूप में टूट गया, दो संख्याओं के गुणनखंड के रूप में, तो ये भी भाज्य संख्या है। तो इसको भी सेम आप इसी तरह लिखिएगा कि यह संख्या, लिखेंगे कि यह संख्या दो संख्याओं, यह संख्या दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है, लिखी जा सकती है, लिखी जा सकती है। इसलिए इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है वो। चलिए देखते हैं सातवां प्रश्न। देखिए सातवां प्रश्न और इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। क्या बोला है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में यह कहा है कि एक वृत्ताकार पथ है, ये वृत्ताकार पथ है, और मान लीजिए कि इस बिंदु से वो चलना प्रारंभ कर रहे हैं दोनों। तो इस बिंदु से वो मान लीजिए इस दिशा में चलना प्रारंभ कर रहे हैं, तो सोनिया जब एक चक्कर लगाती है तो उसको 18 मिनट लगता है। सोनिया की अगर हम बात करें, सोनिया एक चक्कर लगाती है तो उसे 18 मिनट लगता है। अगर बात करें रवि को, तो रवि एक चक्कर लगाता है तो उसे लगता है 12 मिनट। तो कह रहा है कि बताइए कि कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थिति पर मिलेंगे। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, लॉजिक समझने का प्रयास कीजिए। अगर सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है एक चक्कर लगाने में, तो अगर सोनिया को दो चक्कर लगाना होगा, तो अगर दो चक्कर लगाना होगा सोनिया को, तो उसे कितना लगेगा, 18 दुनी के 36 मिनट लगेंगे दो चक्कर लगाने में। और रवि को अगर दो चक्कर लगाना होगा, तो रवि को दो चक्कर लगाओगे तो कितना लगेगा, 24 मिनट लगेगा। ठीक है, 24 मिनट लगेगा रवि को, क्योंकि एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहा है, तो दो चक्कर लगाने में 24 मिनट लगेगा। और इसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहा है, तो दो चक्कर लगाने में 36 मिनट लगेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम रवि को 3 चक्कर लगा देते हैं, तो 3 चक्कर लगाने में रवि को कितना लगेगा, 36 मिनट। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, रवि को 3 चक्कर लगा रहा है तो 36 मिनट लग रहा है, और सोनिया सिर्फ दो ही चक्कर लगा रही है तो 36 मिनट लग रहा है। तो यहाँ पे चक्कर की बात नहीं है, यहाँ पे पूछा है कि कितने मिनट बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो मेरे प्यारों, 36 मिनट बाद, क्योंकि 36 मिनट बाद दोनों एक ही स्थान पर रहेंगे। बस अंतर यह रहेगा कि सोनिया उस समय दो चक्कर लगा रही होगी, और यहाँ पे जो आपका रवि है कितना चक्कर लगा रहा होगा, 3 चक्कर लगा रहा होगा। बस अंतर यह है। बाकी कितना मिनट बाद मिल जाएंगे, 36 मिनट बाद मिल जाएंगे। आंसर यही आप लोगों का 36 मिनट। तो क्या इसी तरह लिख के आना, नहीं, उसका प्रोसेस होता है हल करने का। देखिए बाकी आंसर तो मैंने बता दिया। इसको कैसे लिखोगे आप एग्जाम में, देखिए तो आप लिखोगे इसको सबसे पहले कि मैदान का एक चक्कर, आपको ऐसे लिखना है, मैदान का एक चक्कर, मैदान का एक चक्कर लगाने में, मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, लगा समय। तो सोनिया को कितना समय लग रहा है एक चक्कर लगाने में, 18 मिनट। तो आप लिखेंगे 18 मिनट, 18 मिनट। ठीक है, फिर अगली लाइन लिखोगे, और और मैदान का एक चक्कर, और मैदान का एक चक्कर लगाने में
मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को रवि को लगा समय, तो रवि को कितना समय लग रहा है? 12 मिनट लग रहा है, तो आप लिखेंगे 12 मिनट। ठीक है, फिर आगे नीचे लिखोगे, इसलिए पुनः मिलने का समय, इसलिए पुनः मिलने का समय, तो पुनः मिलने का समय जो होगा मेरे प्यार बच्चों, वो कितना? 36 मिनट। तो आप इस तरह लिखिएगा कि आप एलसीएम निकाल लीजिए, 18 और 12, 18 और 12 का एलसीएम ही उसका समय दर्शाएगा। तो आप देखिए 18 और 12 का एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया ही है कि 18 का फैक्टर कर दीजिए। तो 18 का फैक्टर करोगे तो 2 9 18, और यहाँ से कटाओगे तो 3 तिहाई 9, और फिर 3 एकम 3। इसी तरह आप 12 का फैक्टर कर लो। एलसीएम निकालने का कई तरीका है, लेकिन आपके जो किताब में है वो फैक्टर से दिया हुआ है। तो 2 से कटाओगे तो 2 2 6 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। ठीक है, तो आप 18 को कैसे लिखोगे? 18 को लिखेंगे 2 × 3 पे पावर 2, और 12 को आप क्या लिखोगे कि 2 पे पावर 2 × 3 पे पावर 1। ठीक है, अब इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में सभी अभाज्य संख्या लेते हैं, एक 2 लेंगे, एक 3 लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी घात लेंगे। तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 पे पावर 2, और 3 की सबसे बड़ी घात क्या है? 3 पे पावर 2। तो 2 पे पावर 2 का मतलब 4, और 3 पे पावर 2 का मतलब 9। तो 9 × 4 = 36। 36 मिनट बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थिति पे मिल जाएंगे, जो कि मैंने शुरू में ही आप लोगों को समझा दिया है। बस आपको हल करने का प्रोसेस बता रहा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 1.1 संपूर्ण रूप से बिल्कुल आप लोगों को समाप्त कर दिया। अब आगे मिलेंगे प्रश्नावली 1.2 लेकर। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।